हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग एक नया टॉपिक, नया यूनिट, दैट इज नेटवर्क थ्योरम। सो अभी तक व्हाट वी हैव डन, हम लोग पूरा का पूरा डीसी सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे एनालाइज करना है सीख चुके हैं। साथ में एसी सर्किट अगर मिल जाए, अगर इनपुट आपका एसी मिल जाए तो किस तरीके से सर्किट को सॉल्व करना है वो भी सीख चुके हैं। और उससे रिलेटेड जो एक्सटेंडेड फॉर्म था रेजोनेंस, वो भी पढ़ लिया है। तो अब हमें कंप्लीट जानकारी हो चुकी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो चुकी कि अगर एक सर्किट या एक नेटवर्क आपको अगर डीसी सप्लाई के साथ में गिवन होगा तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर एसी लग जाएगा तो कैसे सॉल्व करना है, इसकी पूरी जानकारी मिल चुकी है। और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा सॉल्व करे हैं। तो अब आप बाकी के जो आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक नेटवर्क थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांजिएंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग टू पोर्ट पढ़ेंगे। तो इनमें इन थ्योरम्स या इन चीजों का जो कॉन्सेप्ट है वो दो लाइन का ही है। उसके बाद की सारी सॉल्विंग टेक्निक जो एसी और डीसी में हमने पढ़ी है वही लगानी है। ठीक है, तो बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि हाँ, नेटवर्क थ्योरम में तो बस कॉन्सेप्ट दो लाइन का है, उसके बाद का सॉल्विंग टेक्निक तो जो एसी डीसी में हमने पढ़ा है वही हमें लगाना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के नेटवर्क थ्योरम। देखिए, थ्योरम शब्द है, ये जो थ्योरम वर्ड है इसका नाम आपने कोई पहली बार तो नहीं सुना है। आप सबसे पहले मेरे ख्याल से 7th या 8th क्लास में थ्योरम पहली बार हमें मैथमेटिक्स में सिखाई जाती थी, अलग अलग थ्योरम्स होती थी। ठीक है, उसके बाद 9th क्लास में आते थ्योरम्स का क्वांटिटी बढ़ गया, 10th क्लास में और भी बहुत सारी थ्योरम्स हमने देखी, और ज्यादातर थ्योरम हम लोग मैथमेटिक्स में ही पढ़ते थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली होता क्या था, थ्योरम्स का मतलब था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए एक थ्योरम बना दी जाती थी। ठीक है, कि ये चलो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम है, फलाना थ्योरम लगाएंगे, इसको लगाएंगे तो ये चीज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली थ्योरम होती थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग टॉपिक में कुछ थ्योरम्स होती थी, और उसका एंड रिजल्ट एक कंक्लूजन होता था, जिसका एंड रिजल्ट बड़ी आसानी से आ जाता था जब हम थ्योरम अप्लाई करते थे। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरम्स, अनगिनत थ्योरम हमने 8th 9th 10th 11th क्लास में हमने अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर भी नेटवर्क थ्योरम, थ्योरम के आगे क्या लगा, नेटवर्क, मतलब नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए भी कुछ सर्टेन थ्योरम्स बनाई गई है। उस थ्योरम का अगर यूज करेंगे तो कोई नेटवर्क या कोई सर्किट बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। और ये थ्योरम्स आपको कई बार जब आप कॉलेज में होते हैं तब आपको बहुत सारे जगह पे इसके अलग अलग थ्योरम के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट के साथ साथ में उसको प्रूफ करना रहता है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, एक एग्जांपल ले लीजिएगा, एक सर्किट सॉल्व कर लीजिएगा तो उसका आपके क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, उसकी कंडीशन, उसके क्या क्या फीचर्स है, वो सारी चीजें आपको लिखना होती है कॉलेज में। ठीक है, तो अभी बहुत सारे पर्दा उठाता हूं मैं कि कुछ थ्योरम्स मैंने यहां पे लिख रखी है। वैसे तो नेटवर्क में बहुत सारी थ्योरम्स है, बट अभी हमारे जो कॉलेज में या फिर गेट सिलेबस में जो हमारे थ्योरम्स है उनका नाम मैंने लिखा है यहां पे। पहला है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, नाम सुना होगा तो अब आपको आइडिया हो गया होगा, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में भी कई बार बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो टॉपिक होता है वहां पर भी ये थ्योरम्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम, दूसरा है थेवेनिन्स थ्योरम, थर्ड है नॉर्टन्स थ्योरम, फोर्थ है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फिफ्थ है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, सिक्स्थ है मिलमेंस थ्योरम, सेवंथ है टेलिजेंस थ्योरम, एट्थ है कंपनसेशन थ्योरम, और भी सब्स्टिट्यूशन थ्योरम या बहुत सारी और भी थ्योरम्स हो सकती है। बट हमें ये 8 जो थ्योरम है इन पे फोकस करना, और इनमें भी ज्यादातर जो फोकस है वो किस पे रखना है, शुरू की जो 4 थ्योरम है हमारी, शुरू की जो 4 थ्योरम है इस पे ज्यादा फोकस करना है। इसका मतलब इसको मैं दे देता हूं 5 स्टार। इसको क्या देता हूं, 5 स्टार। शुरू की 4 थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स और मिलमेंस थ्योरम भी कई बार बहुत फ्रिक्वेंट आज क्वेश्चन नहीं है यहां से, बस नॉन गेट एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं 3 स्टार दे देता हूं इन 2 थ्योरम को, और बाकी इनको मैं 1 स्टार ही दूंगा, सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ा दूंगा, अदरवाइज इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, मेजर आपको 4 थ्योरम पे ज्यादा फोकस करना है, उससे थोड़ा सा कम फोकस इन 2 थ्योरम पे करना है। इन थ्योरम पे फोकस नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको। आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या बिना थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि कोई भी नेटवर्क को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो नेटवर्क गिवन है उसके 90% जो क्वेश्चन है वो विदाउट थ्योरम सॉल्व हो जाएंगे। विदाउट थ्योरम अप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
बट दिक्कत कहां आती है, दो जगह दिक्कत आती है ना, और ये बचे हुए 10% के लिए बताता हूं, है ना, दो ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 90% जगह पे बिना थ्योरम के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस 10% जगह पे कुछ क्वेश्चन 10% कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको थ्योरम से सॉल्व करोगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस में बिना थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थ्योरम अप्लाई करना ही पड़ेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा या थेवेनिन्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 10% क्वेश्चन तो प्योरली वो होंगे जिसमें थ्योरम अप्लाई करना ही पड़ेगा, 90% क्वेश्चन बिना थ्योरम के सॉल्व हो जाएंगे। अब करते हैं बात कि कौन सी एग्जाम में क्या होता है। देखिए सपोज करें कॉलेज में कोई क्वेश्चन आया है ना, अब कॉलेज में क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के तो होते नहीं, वो तो 4-5 क्वेश्चन ही पूछते हैं एमसीक्यू टाइप के, बाकी तो आपको डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना होता है। तो अगर वहां क्वेश्चन दे दिया आपको और बोला कि ये क्वेश्चन आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से ही सॉल्व करना है, चाहे वो क्वेश्चन आप 2 स्टेप में दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपको लिखा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम से ही सॉल्व करना है, तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। दूसरा है, बहुत सारे जैसे ईएससी के हो गए या स्टेट एग्जाम्स हो गए, जहां पे कन्वेंशनल एग्जाम्स होता है, जहां पे डिस्क्रिप्टिव लिखना रहता है, अगर वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे लिखा रहेगा, कोई क्वेश्चन गिवन होगा और लिखा जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाइए, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाइए, थेवेनिन्स थ्योरम लगाइए, तो ही सॉल्व करिए, तो ही नंबर मिलेगा। तो बहुत सारी जगह पे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जिसको कन्वेंशनल पेपर भी बोलते हैं, जैसे कॉलेज में लिखते हैं ना हम लोग डिस्क्रिप्टिव तरीके से, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल पेपर्स। तो कन्वेंशनल तरीके से अगर आपको लिखना पड़ेगा, आगे चल के जब एग्जामिनेशन दोगे, ईएससी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होगा, तो उसके मेंस के एग्जाम वगैरह दोगे, तो वहां डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपसे पर्टिकुलरली थ्योरम का नाम लिखा रहेगा, तो आपको इस वजह से वहां थ्योरम से ही सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, गेट एग्जामिनेशन जैसी बात करें, जहां एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वहां पर क्वेश्चन अगर थ्योरम से पूछा जाएगा तो ये 10%, क्योंकि वो पेपर बनाने वाले चालाक है, उनको पता है कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाए जिसमें कि थ्योरम से ही उसकी डिपेंडेंसी हो। थ्योरम से मतलब ये बताया ना मैंने कि 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ थ्योरम से ही सॉल्व हो सकते हैं, ये एमसीक्यू टाइप के, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आपको इन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपको कि कोई भी क्वेश्चन बिना थ्योरम से भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर एमसीक्यू पूछा है तो आप किसी से भी करिए, आंसर से मतलब है, चाहे थ्योरम लगाओ चाहे मत लगाओ, आपको आंसर लेके आना है शॉर्टेस्ट टाइम में, है ना। वो शॉर्टेस्ट टाइम में अगर थ्योरम लगा के आंसर आता है तो थ्योरम लगाएंगे, नहीं उसके बिना भी अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो उसके बिना करेंगे। बट कन्वेंशनल प्रॉब्लम में आपको लिखा रहेगा तो फिर उसी से हिसाब से करना है हमें क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीजें। चलो अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरम। थ्योरम क्या है? नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग थ्योरम्स इजाद करिए, ठीक है। चलो कैसे सिंप्लीफाई होगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा। अब 1 बाय 1 देखें, ये सारी थ्योरम्स, ये ज्यादातर क्या सारी ही थ्योरम अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये किस पे अप्लाई है, ये एसी एंड डीसी दोनों सर्किट्स के लिए अप्लीकेबल है। सारी थ्योरम क्या है, एसी और डीसी दोनों सर्किट्स के लिए। एसी और डीसी का मतलब क्या है कि जो सप्लाई आपकी एसी, सप्लाई आपकी डीसी, दोनों इनपुट्स के लिए ये थ्योरम्स अप्लीकेबल है। एंड दूसरा, ज्यादातर थ्योरम्स आपकी है वो लीनियर सर्किट्स पे ही लगेगी। किस पे लगेगी? ज्यादातर थ्योरम्स लीनियर सर्किट्स पे ही लगेगी। अब लीनियरिटी का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब पहला कहां शब्द सुना हमने लीनियर का? जब हमने बेसिक्स नेटवर्क वगैरह में पढ़ा था तो लीनियर नॉन लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो वहां पर लीनियरिटी के बारे में मैंने बताया था। आगे चल के जब आप सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ोगे या कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पर भी लीनियर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सर। ब्रिज किशोर सर ने सिग्नल एंड सिस्टम में लीनियरिटी प्रॉपर्टी को बहुत ही डिटेल वर्जन में पढ़ाया है, क्योंकि उस सब्जेक्ट की डिमांड है। हमें यहां पे बहुत डिटेल वर्जन में बात नहीं करनी लीनियर सर्किट के ऊपर। एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग हम लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है ये ऑलरेडी ले चुके हैं। एक अंडरस्टैंडिंग और दे देता हूं लीनियरिटी के ऊपर, ठीक है, जो नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि कभी आपको कभी लिखने को आ जाए कि लीनियरिटी का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि लीनियरिटी का मतलब है, ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब्ड अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज और उसका इफेक्ट, कोई कॉज है मतलब सर्किट में जो एक्साइटेशन लग रहा है वो कॉज है, और उसका जो आउटपुट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, वो क्या है? आपका इफेक्ट है, ठीक है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना लीनियरिटी में कि आउटपुट फॉलोज द इनपुट, कि आउटपुट जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे, जिस प्रोपोर्शन में हम लोग इनपुट बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में अगर आउटपुट बढ़ता जाता है, जिस प्रोपोर्शन एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे जिस प्रोपोर्शन में हम लोग इनपुट बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में वाई एक्सिस पे आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब कि लीनियर है, आउटपुट फॉलोज द इनपुट, ठीक है। तो वही यहां पे कॉज एंड इफेक्ट की टर्म में लिखा है।
लीनियरिटी जो प्रॉपर्टी है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉपर्टी मेनली, ठीक है। ये प्रॉपर्टी डिटेल वर्जन में आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ोगे, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं, नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। तो ये कॉम्बिनेशन किसका है? दो प्रॉपर्टी का है ना। नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, जिसको स्केलिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, और दूसरा है एडिटिविटी प्रॉपर्टी। मतलब जो लीनियर प्रॉपर्टी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉपर्टी, होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इनका मतलब नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस तरीके से देख सकते हैं, वन बाय वन देखें। होमोजेनिटी या स्केलिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जल्दी से देख लेते हैं दो लाइन में। सपोज करो यहां पर एक सर्क्यूट है और ये सर्क्यूट ज्यादातर क्या होगा, लीनियर ही होगा, लीनियर सर्क्यूट है। इट मीन्स हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्टिव सर्क्यूट है। थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, लीनियर होता है ना। ऑलरेडी हमने देखा रेजिस्टेंस के बारे में कि लीनियर कैसा होता है। तो ये रजिस्टिव सर्क्यूट है, लीनियर सर्क्यूट इस तरीके से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहां पर अगर मैं इनपुट देता हूं, एक इनपुट, और इधर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इधर क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनपुट मैंने दिया, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया इनपुट दिया करंट के फॉर्म में, करंट सोर्स के फॉर्म में इनपुट है, और आउटपुट मिले मुझे वोल्टेज के फॉर्म में। आउटपुट क्या मिला मुझे, वोल्टेज के फॉर्म में। और ये V इक्वल टू क्या कहलाया, V इक्वल टू करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के हिसाब से I इंटू आर, V इक्वल टू I इंटू आर। तो ये मेरा इनपुट था करंट, आउटपुट मैंने वोल्टेज को माना, तो वो क्या मिला मुझे, करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस। अब देखो क्या होगा, अगर मैं देखूं यहां पे कि रेजिस्टेंस, अगर देखूं यहां पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को देखूं तो R इक्वल टू कितना होता है, V डिवाइडेड बाय I, V डिवाइडेड बाय I, ठीक है। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, किसी K कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर मैंने K कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई किया है तो ये मल्टीप्लीकेशन इधर जो आउटपुट टर्म है V, इसमें भी होगा, इसमें भी V K का जो मल्टीप्लिकेशन जो करंट इनपुट में हुआ है वही आउटपुट में भी होना चाहिए। तो K इंटू क्या हो गया, V हो गया। और करंट इस बार क्या हो गया, इनपुट करंट कितना है, K इंटू I। तो करंट की जगह K इंटू I, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दैट इज, अगर मैं यहां से भी देखूं रेजिस्टेंस को, तो R इक्वल टू कितना होगा, K इंटू वी डिवाइडेड बाई K इंटू आई। K से K कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टेंस अभी भी क्या है, V बाय I का रेशो है। इसका मतलब है कि सिंपली ये वाली बात ये है कि अगर किसी चीज का, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इनपुट में हो रहा है तो सेम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आउटपुट में भी होगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनिटी या स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केल हो रहा है, मतलब किसी चीज से मल्टीप्लाई करके स्केल हो रहा है वो, ठीक है। तो इसको स्केलिंग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो देखा आपने दोनों ही केस में, चाहे K का मल्टीप्लाई नहीं किया था तब और करने के बाद, रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल रही है क्या, नहीं बदल रही है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट एक दूसरे के प्रोपोर्शन में बदल रहे हैं। बस आपका जो नेटवर्क है, जो रेजिस्टेंस है, वो वहीं का वहीं बना हुआ है। समझ में आ गया इतना? तो अभी नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से होमोजेनिटी का मतलब इतना ही समझना है। बाकी डिटेल वर्जन आपको ब्रिज किशोर सर ने सिग्नल एंड सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। जाके उसमें पढ़ना, क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम में और डिटेल वर्जन में किसी अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में आपसे होमोजेनिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। एडिटिव प्रॉपर्टी में देखिए यहां पर दो सर्क्यूट लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लीनियर सर्क्यूट ये सर्क्यूट, एक सर्क्यूट ये लिया और दूसरा ये लिया, है ना। थोड़ी देर के लिए इसमें इंडिपेंडेंटली एक इनपुट नंबर 1 देते, इनपुट 1, ठीक है। और यहां पे आउटपुट 1 के फॉर्म में दे दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, है ना। और यहां पे 1 के फॉर्म में दिया है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने ये मान लिया कि I1 करंट यहां पे इनपुट है, तो आउटपुट हमारा क्या है, V1 इज द आउटपुट। और ये सर्क्यूट है लीनियर, मतलब रेजिस्टेंस मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो I1 इंटू रेजिस्टेंस। अब मैंने क्या किया, सेम सर्क्यूट पे अलग इनपुट दिया, है ना। ये तो इनपुट नंबर 1 था, अब मैं मान लेता हूं इनपुट नंबर 2 दे देता हूं यहां पे, इनपुट नंबर 2, और ये हमारा आउटपुट भी क्या है, 2। अलग इनपुट और अलग आउटपुट दे दिया मैंने। मतलब मैं मान के चल रहा हूं यहां पे कि मैंने लेटेस्ट सपोज यहां पे I2 दिया और मुझे इधर क्या मिला, V2, तो ये I2 इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक कॉमन सर्क्यूट पे, सेम सर्क्यूट पे एक बार मैंने अलग इनपुट दिया तो अलग आउटपुट मिला, सेम सर्क्यूट पे एक बार मैंने दूसरा इनपुट दिया तो दूसरा मुझे आउटपुट मिला। बट ऑब्वियसली कि इनपुट बदलेंगे तो आउटपुट भी बदलेगा। अब मैं क्या बोलता हूं कि ये जो मैंने अलग अलग दो इनपुट दिए हैं, इसकी जगह अगर मैं कॉमन, क्योंकि सर्क्यूट तो क्या है, कॉमन है, तो इसकी जगह मैं क्या कर दूं, सर्क्यूट एक ही ले लेता हूं, है ना। सर्क्यूट क्या ले लेता हूं, एक ही ले लेता हूं। सर्क्यूट मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया,
कॉमन है, सर्किट तो सेम है दोनों में। और इनपुट एक साथ मैंने क्या करा, अभी तक दो इनपुट थे मेरे पास, दोनों अलग अलग दे रहा था, अब मैं क्या करूंगा, एक साथ दे देता हूं। एक साथ दे देने का मतलब है कि मैंने यहां पे इनपुट दोनों एक साथ दे दिए, मतलब इनपुट 1 और इनपुट 2 एक साथ दे देता हूं अगर मैं I1 और I2, तो इसका मतलब क्या है, ये I1 प्लस I2 ये मैंने साथ में दे दिया। तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, साथ में ही मिलेगा। आउटपुट भी हमें दो अलग अलग लिखने की बजाय, आउटपुट 1 और आउटपुट 2, इसको अलग अलग लिखने की बजाय क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, V इक्वल टू ये दिस I1 प्लस I2 इंटू R, इसको मैं खोल देता हूं तो I1R प्लस I2R, और ये असल में है क्या, V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसे अलग अलग इनपुट देने की बजाय उस सेम सर्किट पे अगर एक साथ इनपुट दे देता हूं तो हमें आउटपुट का भी क्या हो जाएगा, जो आउटपुट हमें इंडिविजुअल मिल रहे थे उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीपल इनपुट्स अगर हम लोग एक साथ अप्लाई कर दें तो जो आउटपुट्स इंडिविजुअली मिलेंगे तो उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो भी वही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा जो इंडिविजुअली मिल रहा था, अब उसको ऐड करके मिल गया, मतलब एक साथ मिल गया हमें। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। बस ये आपको नेटवर्क सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है, इन प्रॉपर्टी का काम नहीं है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी काम करती है, बट उसके लिए आपको कुछ पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि एग्जाम में नंबर लाने के लिए थोड़ा पेज भरना पड़े आपको लिनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये लिख सकते हो। अदरवाइज सिग्नल एंड सिस्टम में बहुत डिटेल में अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन करोगे आप। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं, जस्ट लाइक इस तरीके से आपको देखो ये यूज कैसे होती है, क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे यूज होती है कि यहां पे लीनियर सर्किट गिवन है, एक इनपुट है और इधर आउटपुट है, और यहां पे इनपुट है आपका Vs इक्वल टू सोर्स वोल्टेज इक्वल टू 10 वोल्ट, और आउटपुट करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पेयर दे रखा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा, Vs इक्वल टू 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इधर करंट में क्या चेंज आएगा, करंट में क्योंकि लीनियर सर्किट बोल दिया है तो मल्टीप्लाई बाई 2 इधर भी होगा, तो करंट कितना हो जाएगा, 4 एम्पेयर हो जाएगा। तो इस तरीके का एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बताया, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते। मैं जब रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ाऊंगा और अभी सुपरपोजिशन में भी जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक दो करवाऊंगा, थोड़े सा अलग लेवल की। ये तो बहुत आसान था कि यहाँ पे 10 वोल्ट पे कितना दे रखा है, I इक्वल टू 2 एम्पेयर। अगर कोई पूछ ले कि 20 वोल्ट पे कितना होगा तो हमने बता दिया, इधर से 2 मल्टीप्लाई किया, उधर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, आंसर लेके आ गए। तो ये तो बहुत छोटा रूप है, इसका छोटा प्रारूप है। इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन जब हम लोग थोड़ा सा आगे सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ लेंगे, रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ लेंगे, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बता दिया है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉपर्टी, होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी। कभी कोई पूछ ले इस वजह से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज गेट एग्जामिनेशन में इन प्रॉपर्टी का कोई रोल नहीं है। जस्ट वो मल्टीप्लाई इधर किया ना, इधर मल्टीप्लाई, बस उतनी चीज ध्यान रखना, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। चलो अब बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहले जब भी कोई थ्योरम दिखे आपको तो उसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस स्टेटमेंट का नंबर मिलता है ना, एग्जामिनेशन में इस स्टेटमेंट का नंबर मिलता है, इसलिए स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, इट स्टेट्स दैट, है ना, मैं लिख देता हूं यहां पे, नहीं तो बोलोगे सर क्या किसका स्टेटमेंट है, सुपरपोजिशन थ्योरम। पहली थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं अब हम लोग, सुपरपोजिशन थ्योरम, पोजिशन थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे, उसका थ्योरी समझेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, उसका थ्योरी समझेंगे, उसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग सबसे पहले सुपरपोजिशन देखेंगे, फिर थेवेनिन्स देखेंगे, नॉर्टन देखेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देखेंगे, बाय द टाइम बाकी सारी थ्योरम भी हम लोग लाइनअप में देखते जाएंगे। तो पहले क्या देखेंगे, उसका थ्योरेटिकल वर्जन, देन उसके न्यूमेरिकल, ताकि न्यूमेरिकल से आपको उस थ्योरम का जो थ्योरी वर्जन है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ध्यान रखना, इट स्टेट्स दैट वोल्टेज अक्रॉस, और करंट थ्रू, ब्रैकेट वाली चीज बाद में पढ़ना है ना, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी बिना ब्रैकेट के स्टेटमेंट पढ़ो। इट स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन अ लीनियर सर्किट, है ना, इसमें हाईलाइट करने वाला पॉइंट कौन सा है, लीनियर सर्किट।
voltage across an element in a linear circuit is algebraic sum of voltage across that element due to each independent source is acting alone. समझ में आया? नहीं आया होगा, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, नहीं आया होगा समझ में जो पहली बार पढ़ रहा होगा। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं क्या होता है। क्या होगा, कोई नेटवर्क जिसमें दो या दो से ज्यादा सोर्सेस अगर अवेलेबल है, किसी सर्किट में, किसी नेटवर्क में दो से ज्यादा अगर सोर्स अवेलेबल है, तो उस नेटवर्क को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? समझिएगा ध्यान से। अगर किसी नेटवर्क में दो या दो से ज्यादा सोर्सेस अवेलेबल है और हमें पूछा है किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट पूछा है, मान लीजिए किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट पूछा है और ये तीन सोर्सेस अवेलेबल है, कोई नेटवर्क है उसमें तीन सोर्सेस है, यहां पे रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें करंट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक सोर्स को अप्लाई करेंगे, है ना? एक सोर्स को अप्लाई करेंगे और बाकी को क्या कर देंगे हम लोग, इनएक्टिव कर देंगे, और उस एक सोर्स की वजह से उसका रिस्पॉन्स देख लेंगे, मतलब करंट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर दूसरा सोर्स लेंगे, फिर उसकी वजह से देख लेंगे, फिर तीसरा सोर्स लेंगे, उसकी वजह से देख लेंगे, और एंड में क्या करेंगे, तीनों की वजह से जो करंट आया उसको ऐड कर देंगे। बस इतनी सी बात है। तो इसका मतलब है कि इट स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस, अब पढ़ोगे समझ में आएगा, वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन अ लीनियर सर्किट, है ना? किसी लीनियर सर्किट में किसी एलिमेंट के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स इज एक्टिंग अलोन। ये जो थे ना इंडिपेंडेंट सोर्स थे, एक एक अकेला ना, अलोन का मतलब अकेला, मतलब एक एक करके जब सोर्सेस लगेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स, तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट होगा, जो भी वोल्टेज होगा, अच्छा इस बार करंट और वोल्टेज दोनों हो सकता है, तो इस वजह से ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, करंट लिख दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो रिस्पॉन्स है वो या तो करंट हो सकता है या वोल्टेज हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए वोल्टेज और ब्रैकेट में करंट भी लिख दिया है। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम है। अच्छा, ये करते टाइम पे हमें क्या क्या ध्यान रखना, देखो कि सपोज करो तीन सोर्स थे हमारे, तो जब एक लग रहा है तो बाकी दो को कैसे हम लोग डिसेबल करेंगे। उनको डिसेबल करने का तरीका क्या होगा कि जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको आप क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और करंट सोर्स जो होगा उसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, और दूसरा, अगर डिपेंडेंट सोर्सेस, देखिए इसमें एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे इंडिपेंडेंट सोर्स लिखा है, तो डिपेंडेंट के साथ क्या करेंगे सर, डिपेंडेंट जब भी ये डायमंड शेप आ जाए सर्किट में, तब आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, डू नॉट डिस्टर्ब, इसकी नींद खराब नहीं करना है, इसको एज इट इज, जैसा सोर्स होगा चाहे कोई सा भी हो, करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स हो, हमें नहीं पता, जब भी डायमंड शेप आ जाए, मतलब डिपेंडेंट सोर्स आ जाए, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बाकी तो ये अपना इंडिपेंडेंट सोर्स, ये सपोज करो तीन इंडिपेंडेंट सोर्स, ये अपना एक एक करके काम कर रहे हैं, वो ये करने दो, बट इसको डिपेंडेंट सोर्स को डिस्टर्ब नहीं करना, इसको एज इट इज नेटवर्क में लगे रहने दो, इसका जैसे यूज करते आए हैं हम लोग अभी तक के प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में, वैसे ही इसको यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका कि ये जो थ्योरम है हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम, ये कहां कहां एप्लीकेबल होती है, एक्टिव पैसिव दोनों ही नेटवर्क पे अवेलेबल है, एप्लीकेबल है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि पावर कैलकुलेशन जो है, पावर कैलकुलेशन इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, पावर कैलकुलेशन हम लोग पॉसिबल नहीं, क्योंकि पावर क्या है, नॉन लीनियर, क्योंकि पावर का मतलब क्या है, वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर इंटू आर, तो असल में क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक नेचर आ गया, इसका मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। तो इन जनरल पावर कैलकुलेशन के टाइम पे सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते, इन जनरल, एक्सेप्ट फ्यू केसेस, कुछ दो तीन केसेस एक्सेप्शन है, उनमें कर सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पूरा थ्योरम कंप्लीट करने के बाद वो जो एक्सेप्शन बोला है ना मैंने, वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन जनरल कोई पूछेगा कि पावर कैलकुलेशन के टाइम पे सुपरपोजिशन थ्योरम लग सकती है क्या, तो बोलोगे नहीं लग सकती, बिकॉज पावर इज नॉन लीनियर नेचर, बट एक्सेप्ट फ्यू केसेस, इन दैट केसेस वी विल अप्लाई दी सुपरपोजिशन थ्योरम। वो कौन से केसेस होंगे, एक्सेप्शंस कौन से होंगे, वो आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये थ्योरम पूरा का पूरा। अच्छा, आप चाहो तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आए और डिस्क्रिप्टिव मैनर में अगर लिखना हो, तो ये जो वोल्टेज और करंट सोर्स को शॉर्ट और ओपन कर रहे हो, इसको लैंग्वेज में लिख देना, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, ये भी लैंग्वेज में लिख देना। एक्टिव और पैसिव पे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी लिख देना। टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो, कुछ भी हो, अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते टाइम पे, कि सर्किट आपका क्या हो, लीनियर हो। सिर्फ और सिर्फ लीनियर सर्किट पे ही सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होगी, सिर्फ ये पॉइंट है, बाकी नेचर कुछ भी हो हमें नहीं मतलब। ठीक है, समझ में आ गया।
तो चलो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, स्टेटमेंट देख लिया, थ्योरेटिकल वर्जन देख लिया। अब एक क्वेश्चन करवा देता हूं, इस लेक्चर में एक ही क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं, ये इन सब चीजों का, इन सब बातों का मतलब क्या है। अभी बहुत सारे बच्चों को भी अभी फिर भी नहीं समझ में आएगा सर ये डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब क्या है, शॉर्ट ओपन का मतलब क्या है। थोड़ा इंतजार कर लो अगले लेक्चर तक, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 251, फाइंड वी बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड वी, यहां पे वोल्टेज सोर्स है, 8 ओम रेजिस्टेंस है, करंट सोर्स है। तो कौन से, एक वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, और वो भी कौन से, सर्कल वाले, मतलब कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस है। और आपसे क्या बोला है, ये वी वोल्टेज बताओ। तो अगर ये यहां पे नहीं लिखा होता कि सुपरपोजिशन थ्योरम से करो, तो क्या हम वी वोल्टेज बिना थ्योरम के ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। आप चाहे तो यहां पे नोडल अप्लाई कर दो, आप चाहो तो यहां पे वोल्टेज सोर्स के साथ में सीरीज में लगा दे, इसको करंट सोर्स में चेंज कर लो, फिर दोनों करंट सोर्स को कंबाइन कर लो और इसके अंदर करंट निकाल लो और वहां से वोल्टेज निकाल लो, या फिर नोडल अप्लाई कर लो। आप जैसा मर्जी चाहे वैस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और 3-4 स्टेप के अंदर इसका आंसर आप सभी ला सकते हैं, क्योंकि इतना लेवल तो मैंने आपका डेवलप करा दिया है। ठीक है, तो आप सभी कैपेबल है कि ये क्वेश्चन बिना सुपरपोजिशन थ्योरम के भी सॉल्व कर सकते हो। बट मैंने क्वेश्चन में क्या लिख दिया, फाइंड वी बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आपको ये क्वेश्चन सुपरपोजिशन थ्योरम से भी करना है। तो सबसे पहले काम करें, हम लोग इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और जब इसको अप्लाई करने के बाद फिर मैं नोडल से भी करा के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, बट आपको पहले सुपरपोजिशन थ्योरम से अप्लाई करना है। तो मैंने क्या बताया था कि 90% क्वेश्चन आपके क्या है, बिना थ्योरम के भी सॉल्व हो जाते हैं। अगर सपोज करो ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो वहां तो ऐसा लिखा नहीं रहता ना कि बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, उन्हें तो क्या करना है, एक आंसर लेके आना है, मतलब वी की वैल्यू से मतलब है, तो उस टाइम पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगाते। समझ में आया ना? तो कहने का मतलब है कि एमसीक्यू टाइप में मैटर नहीं करता सुपरपोजिशन थ्योरम या कोई थ्योरम लगाओ चाहे मत लगाओ, आंसर आना चाहिए। बट कन्वेंशनल टाइप के जहां पे लिख दिया है या कॉलेज में लिख दिया है कि सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करना है, तो फिर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत इत्मीनान से सॉल्व करूंगा, है ना, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बारी बारी से धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। अब इस सर्किट में क्या दे रखा है, देखो सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब है कि अगर ये वोल्टेज V निकालना है तो पहले इसकी वजह से निकाल लो, फिर इस सोर्स की वजह से निकाल लो, और फिर एंड में दोनों का सम कर दो। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 6 वोल्ट मैंने वोल्टेज सोर्स ले लिया। ठीक है, इसकी वजह से निकाल देते हैं। जब इसकी वजह से निकालेंगे, ये हमारा 6 वोल्ट। ठीक है, काम करते थोड़ा वाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया, 6 वोल्ट ले लिया, और यहां पे ये इस तरीके से वापस रीड्रॉ कर दिया, सर्किट को रीड्रॉ कर दिया। करंट सोर्स के साथ क्या होगा, अभी मैंने पढ़ा करंट सोर्स के साथ क्या करना है, आपको ओपन करना है। करंट सोर्स को क्या करना है, आपको ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया, करंट सोर्स को ओपन कर दिया। 4 ओम यहां पे है, ये 8 ओम, इसका मतलब एक करंट कहां फ्लो करेगा, अब आपका करंट जो है वो सिमिलरली यहीं पे फ्लो करेगा, इसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। हमें क्या चाहिए, वोल्टेज, ये V वोल्टेज है, इसकी वजह से जो वोल्टेज होगा इसको मैंने V1 बोल दिया थोड़ी देर के लिए, है ना। इसकी इस 6 वोल्ट की वजह से जो वोल्टेज आएगा वो V1 वोल्टेज है। वो V1 वोल्टेज कैसे निकल आएगा, V1 वोल्टेज निकल आएगा, पहले करंट निकाल लेते, करंट कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 8 और 4 12, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 मतलब कि 6 दूनी 12, 1/2 एम्पेयर। और V1 अगर वोल्टेज निकालना है तो कितना हो जाएगा, I इंटू R, I इंटू 4, इसका मतलब है 1/2 इंटू 4, दैट इज 2 वोल्ट, दैट इज 2 वोल्ट। यह आ गया हमारा 2 वोल्ट। तो 6 वोल्ट की वजह से कितना आया है, 2 वोल्ट आया। अब क्या करें हम लोग, अब करेंगे कि इस 3 एम्पेयर करंट सोर्स की वजह से कितना आएगा, है ना। चलो उसकी वजह से भी देख लेते हैं। तो ये हमारा 3 वोल्ट, नॉट 3 वोल्ट, 3 एम्पेयर, है ना। चलो फटाफट देख लेते हैं। तो अब वोल्टेज सोर्स के साथ क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स के साथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, है ना, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा सर अभी तो यहाँ पे एक ही सोर्स है, अगर एक से ज्यादा हुए तो क्या करना पड़ेगा, उनको भी वही ट्रीट करना, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। धीरे धीरे सारे वेराइटी के क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो, हर चीज सीखने के योग्य बना दूंगा।
आप बस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, अभी सोच रहे होंगे सर क्यों छोटी छोटी चीजें डिस्कस करा रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें ही दिक्कत देती एग्जाम में। ठीक है, चलो तो ये कितना हो गया, 4 ओम हो गया, ये हो गया 8 ओम, और यहां पे वोल्टेज V निकालना है, ये है 3 एम्पेयर करंट। चलो अब निकाल लेते हैं। अब हमने सर्किट सॉल्विंग टेक्निक देखी थी कि ये 3 एम्पेयर है और ये 8 ओम और 4 ओम में डिवाइड होगा करंट। अगर यहाँ पे करंट पता चल गया 4 ओम के क्रॉस तो हमें वोल्टेज पता लग जाएगा। तो आई 4 ओम करंट कैसे निकाल लेंगे, करंट सोर्स अप्लाई करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर दे, मतलब जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर, 8 + 4 इंटू टोटल करंट 3, तो कितना हो गया 8 4 12, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 2 एम्पेयर करंट हो गया। ठीक है, 8 4 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 एम्पेयर 4। अब वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा आपका V, इसको V2 वोल्टेज बोल देता हूं मैं, इसको V2 वोल्टेज बोल देता हूं, तो 4 × 2 दैट इज 8 वोल्ट। ठीक है, अब दोनों की वजह से हमने क्या किया, दोनों की वजह से, दोनों सोर्सेस की वजह से 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू आ गई। अब हमें नेट रिजल्ट चाहिए, V नेट, नेट रिजल्ट कितना हो जाएगा, V1 + V2, V1 + V2, V1 कितना है, V1 है 2, V2 कितना है 8, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर और फाइनल आंसर। ठीक है, तो यही आपका सुपरपोजिशन थ्योरम है। अब सोच रहे होंगे सर इतना सा है, बिल्कुल इतना सा ही है सुपरपोजिशन थ्योरम। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे कि सर डिपेंडेंट सोर्स होगा तो क्या होगा, 2 से ज्यादा 5-7 सोर्स होंगे तो क्या होगा, है ना, ये तो क्या होगा। अभी अगले लेक्चर में जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो इन सब चीजों का आंसर आपको मिल जाएगा। चलो अब जल्दी से मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं बिना थ्योरम अप्लाई करे अगर मैं नोडल से करूं इस क्वेश्चन को, है ना, नोडल से, सेकंड मेथड नोडल से करते हैं। सेकंड मेथड अगर मैं इसको नोडल से अप्लाई करूं तो कैसे करेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं नोड वोल्टेज, देखो ये है हमारा ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड, और यही हमारा नोड वोल्टेज हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, नोड वोल्टेज, क्योंकि यही वोल्टेज अवेलेबल है इस ब्रांच में। ये सारे कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, चलो अब कैसे कर देते हैं, फटाफट सॉल्व कर देते हैं नोडल से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा V - 6 डिवाइडेड बाय 8 प्लस V डिवाइडेड बाय 4, और इनकमिंग करंट है तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 8 इज द एलसीएम, तो V - 6, 4 दूने 8, ठीक है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3V - 6, 8 दूने 16, 8 3 24, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 10 वोल्ट। देखो बड़ी आसानी से आ गया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिहाज से अगर देखें तो सुपरपोजिशन थ्योरम से तो ये क्या हो गया, लंबा हो गया। हमने नोडल से 3 स्टेप में ही कर दिया क्वेश्चन, 3-4 स्टेप में हमारा आंसर आ गया नोडल से। तो इसीलिए बोलता हूं कि क्वेश्चन में अगर लिखा है कि बाय सुपरपोजिशन थ्योरम तब तो हमें करना है, बट एमसीक्यू टाइप का मिला तो हम इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से थोड़ी सॉल्व करेंगे, इसको बिना सुपरपोजिशन नोडल से ही सॉल्व करेंगे। तो आपको अपने नाक, कान और दिमाग सब कुछ खुले रखना है, एकदम सूंघ लेना है कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि हमने बहुत सारी सॉल्विंग टेक्निक सीखी है। अब इसमें देखो क्या क्या लगा, करंट डिवीजन रूल लगा, ओम्स लॉ लगा, नोडल लगा, ये सारी टेक्निक ऑलरेडी हम पास्ट में पढ़ चुके हैं। इसके लिए कुछ अलग से थोड़ी पढ़ना था। स्टेप कितना था, सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट कितना था कि अलग अलग सोर्सेज से हमें रिस्पॉन्स निकालना था, उसको ऐड करना था। ये सुपरपोजिशन थ्योरम से हो गया, ये बिना थ्योरम से हो गया, ठीक है। बट अभी हम लोग चूंकि सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि बिना सुपरपोजिशन थ्योरम के तो आपने बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे ही है, तो फिर तो क्या ही मतलब होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो 10% कैटेगरी में आते हैं कि हाँ यहां पे आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से ही सॉल्व करना था, तो ऐसे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो मजा आया होगा। तो मैं जल्दी से कंक्लूड कर देता हूं कि क्या क्या पढ़ लिया हमने। यूनिट 10 आज स्टार्ट करी, नेटवर्क थ्योरम अप्लाई किया, उसमें देखा है, सारी चीजें पता करी, कौन कौन सी थ्योरम है, कैसे क्या करना है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में देखा, ठीक है, उनका दोनों कॉम्बिनेशन होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखा, उससे रिलेटेड मैंने एक छोटा सा एक एग्जांपल भी करा दिया। उसके बाद हमने रियल सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा, वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन अ लीनियर सर्किट इज अलजेब्रिक सम। अभी जो क्वेश्चन किया ना हमने लास्ट में, उस क्वेश्चन को दिमाग में रखो और स्टेटमेंट पढ़ो। वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन अ लीनियर सर्किट इज अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स इज एक्टिंग अलोन। अब ज्यादा बेहतर वे में आपको समझ में आएगा स्टेटमेंट, क्योंकि आपने एक एग्जांपल कर लिया है।
और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट सोर्सेस को क्या करना है, शॉर्ट ओपन करना है, डिपेंडेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। पावर में कैलकुलेशन के टाइम पे नहीं, पावर कैलकुलेशन नहीं कर सकते एक्सेप्ट फ्यू केसेस, वो केसेस क्या होंगे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया जिससे आपको सारी कहानी क्लियर हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस जर्नी को, सुपरपोजिशन थ्योरम को और भी अच्छे वे में समझेंगे, अलग अलग एग्जांपल लेके, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लेके, ताकि ये थ्योरम आपकी रग रग में बस सके। ओके, थैंक यू।